नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम लैब असिस्टेंट मॉडल नंबर पेपर नंबर 14 की बायोलॉजी क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्व की पुनरुद्भवन क्षमता के लिए जाना जाता है। दोस्तों आपको पूछा गया पुनरुद्भवन क्षमता के बारे में, पुनरुद्भवन क्षमता के बारे में। पुनरुद्भवन क्षमता दोस्तों जो रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन का मतलब है अपने आप बिना किसी विभाजन की सहायता से नए जीव का निर्माण कर ले या नए अंग का निर्माण कर ले। दोस्तों पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक एक तो जो हमारा हाइड्रा जो होता है, एक तो हाइड्रा और दोस्तों एक नाम सुना होगा आपने प्लेनेरिया। हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर, हाइड्रा और प्लेनेरिया में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। और दोस्तों एक आपने सुना होगा हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, इस तंत्रिका तंत्र के अंदर जो हमारी नर्व सेल जो होती है, तंत्रिका तंत्र में कौन सी, तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका के अंदर सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो हमारे शरीर में सबसे कम किस में होती है, तंत्रिका कोशिका के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और सर्वाधिक किस जीव में होती है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है, हाइड्रा। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हमारा पहला आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है जबकि अन्य तीन विकल्प सही है। पहला है पेनिसिलियम कोनेडिया द्वारा, सही बात है, पेनिसिलियम जो है कोनेडिया द्वारा जनन करता है। जलीय हाइसित जो देर का ऊपरी भूस्तरी। दोस्तों जलीय हाइसित ऊपरी भूस्तरी का नहीं है, भूस्तरी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, भूस्थरी का एग्जाम्पल है। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, जो सेकंड है जलीय हाइसित, वो सही मिलाया गया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जाति में बीजांडकाय में बहुभ्रूणता पाई जाती है। मतलब एक बीजांड के अंदर बहुत सारे भ्रूण किसके अंदर देखे जाते हैं दोस्तों, जो सिट्रस कुल है, जो नींबू है, उस नींबू के अंदर सर्वाधिक जो होती है वो बहुभ्रूणता देखी जाती है। दोस्तों 73 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरा द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन। दोस्तों जो मादा जनन तंत्र में गर्भाशय की संरचना पाई जाती है जिसका नाम है अपरा, जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। दोस्तों प्लेसेंटा द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है HCG। HCG का पूरा नाम है ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। दोस्तों ये HCG जो हार्मोन है इसे बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी परीक्षण हार्मोन। मतलब यदि आपको प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाना है तो किस हार्मोन की सहायता से करेंगे, HCG की द्वारा करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा जो हमारी प्लेसेंटा जो होती है, अपरा के बहुत सारे काम है। एक जैसे मान लो आपको पता दोस्तों, अपरा जो होती है एक तो भ्रूण को पोषण देती है। क्या करती है, भ्रूण को पोषण देती है। एक तो काम है अपरा का भ्रूण को पोषण देना। और दोस्तों भ्रूण के अंदर जो है श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करवाना। मतलब O2 का जो है भ्रूण के अंदर जो परिवहन है वो भी कौन करता है, अपरा करती है। तो भ्रूण में श्वसन का परिवहन, श्वसन की क्रिया संपन्न करवाता है। तीसरा जो है अपरा का काम होता है दोस्तों, भ्रूण द्वारा त्यागे गए उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो मतलब भ्रूण में उत्सर्जन का कार्य भी कौन करता है, अपरा करता है। दोस्तों तो हमारी प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन निकलेगा, HCG, जिसका नाम है ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। दोस्तों पहला ऑप्शन देर का टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन दोस्तों जो हमारी टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के अंदर जो लीडिंग सेल होती है उस वो सिक्रेशन करती है। दूसरा HCG हो गया। तीसरा मिलेटोनिन हार्मोन का स्त्रवण पीनियल ग्रंथि करती है, जो मिलेनिन के स्त्रवण को क्या करती है, प्रेरित करती है। दोस्तों जो हमारा चौथा जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है ग्लूकेगॉन। दोस्तों ग्लूकेगॉन का जो स्त्रवण है वो हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो अल्फा सेल्स होती है वो ग्लूकेगॉन का स्त्राव करती है। ग्लूकेगॉन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करती है, बढ़ाती है। तो दोस्तों 74 का आंसर हो गया, हमारा सेकेंड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो पौधों के संकरण से प्राप्त संतान में 50% प्रभावी लक्षण वाले पौधे A तथा 50% अप्रभावी लक्षण वाले पौधे A प्राप्त होते हैं तो पैतृक पौधों के जीन प्रारूप क्या होंगे। दोस्तों आपको जीन प्रारूप पूछा है कि साहब जो 50% तो हमें A वाले लाने हैं और 50% हमने स्मॉल a वाले लाने, यानी 50% प्रभावी और 50% क्या लाने, अप्रभावी। दोस्तों आप इसका क्रॉस करवा के देख लो। जैसे मान लो पहला ऑप्शन है वो है कौन सा भाई, इस कैपिटल A स्मॉल a का क्रॉस करवाना है कैपिटल A स्मॉल a के साथ। दोस्तों इन दोनों को अलग कर दो, कैपिटल A स्मॉल a, इन दोनों को अलग कर दो, कैपिटल A और स्मॉल a। इसकी आप टेबल बना लो। तो दोस्तों देखो टेबल बनाते हैं इसकी।
ऊपर आएगा, इधर आएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, इधर आएगा कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करवाना है, हमें क्रॉस करवाना है। क्या करवाना है, क्रॉस। तो देखो दोस्तों, इसका इसके साथ कराओगे तो कैपिटल ए, फिर इधर कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए। दोस्तों देखो यहाँ प्रभावी कितना, देखो ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, मतलब 3 प्रभावी है और एक कैसा है, अप्रभावी। मतलब जो प्रभावी है वो 75% है और अप्रभावी है वो कितने परसेंट है, 25%। तो हमारा पहला ऑप्शन तो क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। हमें तो दोनों में क्या, प्रभावी और अप्रभावी दोनों कितने कितने प्रतिशत रखने हैं, 50-50% रखने। दोस्तों देखो, तो अब हम जो है दूसरे का करवाते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए। एक दे रखा है कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। इसका क्रॉस इसके साथ करवाना, स्मॉल ए स्मॉल के साथ। इन दोनों की जीन को अलग करो, कैपिटल ए, स्मॉल ए। इन दोनों की जीन को अलग करो, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब दोस्तों इसकी बनाओ पेडिग्री, ये बना दिया इसका चार्ट, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब दोस्तों इनका कराओ क्रॉस। क्या कराओगे, इनका क्रॉस। इसका इसके साथ कराओगे तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए, स्मॉल ए। दोस्तों ये है प्रभावी और ये भी कैसा है, प्रभावी। देखो दोनों साइड स्मॉल आ गया, मतलब ये कैसा होगा, अप्रभावी, और ये भी कैसा होगा, अप्रभावी। दोस्तों प्रभावी कितने आए हैं, 2, और अप्रभावी भी कितने आए हैं, 2। और जब आप इसको काटोगे तो 1:1, मतलब रेशियो कितना आएगा, 50% प्रभावी और 50% अप्रभावी। और हमें पूछा गया है 50% प्रभावी और 50% अप्रभावी। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षणार्थ संकरण होता है। दोस्तों आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछा हुआ है। दोस्तों आपको पता हो जो हमारा मेंडल का पहला नियम है जिसका नाम है प्रभाविता का नियम। और दोस्तों इस नियम के अंदर मेंडल ने एक संकरण करवाया जिसे बोलते हैं एक संकर संकरण। दोस्तों इस संकरण में मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध लंबा लिया और एक शुद्ध बोना लिया। उससे जब उन्होंने क्रॉस करवाया, जैसे देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाया, तो यहां से जो पीडी आएगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जो पीडी होगी वो कौन सी पीडी कहलाएगी, F1 पीडी कहलाएगी। अब दोस्तों ये जो F1 पीडी आई है ये कैसा पादप है, ये पादप होगा दोस्तों लंबा। मतलब जो लक्षण F1 पीडी में प्रकट हो प्रभावी और F1 पीडी में प्रकट नहीं हो क्या कहलाएगा, अप्रभावी। तो लंबा प्रकट हो रहा है मतलब ये जो लक्षण होगा वो प्रभावी होगा, और जो ये बोना लक्षण है प्रकट नहीं हो रहा इसलिए क्या होगा, अप्रभावी होगा। दोस्तों टेस्ट क्रॉस का मतलब है जो हमारी F1 पीडी आई है इस F1 पीडी का अप्रभावी के साथ क्रॉस। इसका मतलब F1 पीडी कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस किसके साथ, अप्रभावी के साथ स्मॉल टी। तो ऐसा जो क्रॉस होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन है F1 पीडी का प्रभावी जनक के साथ, नहीं साहब प्रभावी जनक के साथ नहीं करवाना। दूसरा F1 पीडी का अप्रभावी के साथ, एकदम सही बात है दोस्तों। अभी तो हमने क्या करवाया है, F1 पीडी का किसके साथ करवाया है, अप्रभावी के साथ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, हमारा सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है गुणसूत्र किसके बने होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना जो क्रोमोसोम होता है गुणसूत्र के अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और हिस्टोन भी होता है और नॉन हिस्टोन भी होता है। दोस्तों जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर हिस्टोन नहीं होता है, बाकी यूकैरियोटिक कोशिका होगी तो उसमें डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, हिस्टोन भी होगा और नॉन हिस्टोन भी होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, थर्ड आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन म्यूटेशन की विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों जो उत्परिवर्तन है इस उत्परिवर्तन की जो विचारधारा ये किसने प्रकट की थी। दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है ह्यूगो डू ब्रीज ने, जिसने साइकालिन प्रिमरोज पर कार्य किया। दूसरा है गिरगर मेंडल जिसने पाइसम सेटाइवम पर कार्य किया। तीसरा हार्डी वीनबर्ग जिन्होंने समष्टि के भीतर एलील बारंबारता पर कार्य किया।
चौथा चार्ल्स डार्विन, जिसने अपनी समुद्र यात्रा के दौरान जीवों में भारी विविधताएं देखी। दोस्तों उत्परिवर्तन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे हुगो डे व्रीज, जिन्होंने कहा जो उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें बोलते हैं म्यूटाजन। उन्होंने जो हमारा इवनिंग प्राइमरोज है, जो हमारा एक प्लांट है जिसका नाम है इवनिंग प्राइमरोज, इस पर काम करके उत्परिवर्तन के क्या किए, खोज किए। दोस्तों तो हुगो डे व्रीज वाला एकदम आंसर सही है। हुगो डे व्रीज ने जो इवनिंग प्राइमरोज पर कार्य कर उत्परिवर्तन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। दोस्तों आपको पूछा हुआ कि जो म्यूटेशन एवं किसके द्वारा प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, सीधा सा आंसर ध्यान रखना, गामा किरणों के द्वारा हम उत्परिवर्तन को उत्पन्न कर सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा थर्ड आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सिद्ध किया कि डीएनए का द्विगुणन अर्धसरक्षी होता है। दोस्तों आपको पूछा हुआ डीएनए के बारे में कि डीएनए के बारे में ये किसने बताया कि डीएनए का जो है द्विगुणन वो अर्धसरक्षी होता है। दोस्तों वाटसन और क्रिक ने तो डीएनए की डबल हेलिक्स रचना दी और डीएनए की अर्धसरक्षी जो प्रकृति है इसके बारे में मेलेसन व स्टाइल ने बताया। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 81 क्वेश्चन है, एक सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति जिसके पिता वर्णांध थे एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसके पिताजी वही वर्णांध थे। इस व्यक्ति के प्रथम संतान के रूप में एक पुत्री प्राप्त होती है। तो इस बच्चे के वर्णांध होने की संभावना बतानी। दोस्तों देखो, एक तो नर है और एक मादा है, एक तो मेल और एक फीमेल, नर और मादा। दोस्तों नर और मादा की बात करें, नर के अंदर जो होता है XY क्रोमोसोम, मादा के अंदर क्या होता है XX क्रोमोसोम। अब दोस्तों ये बोल रहे, ये देखो, एक सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति जिसके पिता वर्णांध थे, मतलब इसके जो ये नर है इनके जो पिताजी है वो वर्णांध थे, मतलब उनकी जीन क्या होगी XX और क्या होगी Y। अब देखो दोस्तों इनकी माताजी के बारे में कुछ कहा नहीं गया। जब माताजी के बारे में कुछ कहा नहीं गया तो माताजी को क्या मानेंगे, स्वस्थ मानेंगे। अब दोस्तों ये जो है, ये दो जो जोड़े हैं, इन जोड़ों से इनका जन्म हुआ है, तो इनके में एक X गुणसूत्र अपनी माताजी से आया होगा और Y गुणसूत्र कहां से आया होगा, पिताजी से आया हुआ होगा। तो ये नर तो एकदम कैसे आएंगे, स्वस्थ आएंगे। अब आगे दोस्तों, हाँ, एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है, स्त्री ऐसी है जिसके विवाह करता है जिसके पिताजी वर्णांध थे। पिताजी वर्णांध थे मतलब इनके भी पिताजी क्या है, वर्णांध, मतलब X H और Y। माताजी के बारे में कुछ कहा नहीं गया तो माताजी को स्वस्थ मानेंगे। दोस्तों देखो, एक क्रोमोसोम माताजी से आएगा मतलब X आएगा, एक क्रोमोसोम पिताजी से आएगा तो दोस्तों X ही आएगा माता के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर जो आएगा वो कौन सी होगी, माताजी कैसी होगी, वाहक होगी। क्या होगी माताजी, वाहक। अब दोस्तों इनकी पेडिग्री बना के देखो, इनमें पुत्री में रोग आने की कैसी संभावना। इन दोनों को अलग करूंगा तो XY होगा, इन दोनों को मैं अलग करूंगा तो X और XH होगा। अब दोस्तों इसको कराओ क्रॉस, ये लो दोस्तों X और Y, इनको क्या तो X डैश और X, इसका कराओ क्रॉस XXH, XHY, XXX और XY। दोस्तों आपको पूछा एक पुत्री प्राप्त होती है तो इस बच्चे के वर्णांध होने की संभावना, पुत्री के वर्णांध होने की संभावना दोस्तों कितनी आई है, 0% आई। दोस्तों देखो, ये जो पुत्री होगी वाहक होगी, इनको खुद को रोग नहीं होगा। दोस्तों पुत्र में रोग होने की संभावना 25 कितना % आई है, ऑल ओवर में 25% और केवल पुत्रों में 50%। तो दोस्तों पुत्री में रोग आने की प्रायिकता कितनी आई है, 0%। मतलब इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित मानव वंशावली में भूरे हुए संकेत प्रभावी व्यक्ति को निरूपित करते हैं, दी गई वंशावली के प्रकार को पहचानिए। दोस्तों आपको एक वंशावली दे रखी है, उस वंशावली से आपको पता करना है कि वंशावली किसको सूचित करती है। दोस्तों आपको एक तो नर, देखो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, गोल जो होती है मादा को रिप्रेजेंट करती है और जो आयत है वो नर को रिप्रेजेंट करता है। जब इसके अंदर ये डब्बा पूरा भर जाए मतलब रोगी है, मतलब ये क्या है, रोगी है, और डब्बा एकदम खाली है मतलब वो कैसा है, स्वस्थ है। अब दोस्तों अगली हम बात करें, देखो ये जो जीन है वाई पर भी हो सकती है ना दोस्तों,
तो दोस्तों ये जो रोग होगा, देखो लक्षण क्या कर रहा है, एस्केप कर रहा है, मतलब पहली पीढ़ी में नहीं है और दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, लक्षण दिख रहा है। मतलब जब लक्षण एस्केप करे तो लक्षण कैसा होगा, अप्रभावी होगा। और दोस्तों जब नर और मादा दोनों क्या हो, ग्रसित हो, तो लोग कैसा होगा, अलिंग गुणसूत्र। तो दोस्तों इसका आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा थर्ड आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 से मिलाना। सूची ए में एलर्जी, विडाल परीक्षण, एलिजा परीक्षण और हिमोजाइक लिखा हुआ। दोस्तों आपको पता हो एलर्जी के अंदर जो हमारे काम आती है वो आईजीई काम आती। कौन काम आती दोस्तों, आईजीई काम आती है। दोस्तों जो विडाल टेस्ट होता है, विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, टाइफाइड के लिए। दोस्तों जो एलिजा परीक्षण है वो एड्स के लिए किया जाता है। और दोस्तों जब कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित होता है तो दोस्तों वो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वो आरबीसी में प्रवेश करता है और आरबीसी को संक्रमित कर देता है, जिससे आरबीसी फट जाती है। और आरबीसी के फटने से वहां से एक पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ का नाम है हिमोजाइक। और इस हिमोजाइक पदार्थ के कारण जो है वो क्या आती है, ठंडक आती है। क्या आती है दोस्तों, सॉरी, जिसमें कारण हमारे शरीर में क्या आती है, ठिठुरन आती है। क्या आती है दोस्तों, ठिठुरन। तो जो हिमोजाइक के अंदर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, मलेरिया आएगा। क्या आएगा दोस्तों, मलेरिया। दोस्तों हमारा यदि हम इस सूची को मिलान करें 83 में ए का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, फोर्थ आंसर होगा। दोस्तों देखो ए का फोर्थ इसमें भी दे रखा है और दोस्तों ए का फोर्थ इसमें भी दे रखा है। दोस्तों बी का जो होगा विडाल परीक्षण वो किसके लिए होगा दोस्तों, टाइफाइड के लिए। तो दोस्तों बी का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। इसमें भी बी का थर्ड है और इसमें भी बी का क्या है, सेकेंड दे रखा है। दोस्तों जो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा, थर्ड आंसर होगा, बी का थर्ड। और आगे वाला भी देख ले दोस्तों, सी का सेकेंड भी सही है। और डी का क्या होगा दोस्तों, मलेरिया फर्स्ट। तो दोस्तों आंसर जो हमारा हुआ है वो आंसर क्या होगा दोस्तों, थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 84 नंबर क्वेश्चन, टीकाकरण के बाद शरीर में क्या बनते हैं। दोस्तों टीकाकरण के बाद हमेशा ध्यान रखना, जो टीके देते हैं हम क्या देते हैं, टीके में हम कोई भी मृत जो वायरस या किसी मृत जीवाणु को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाते और वह मृत जीवाणु उसके कारण जो हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है और वो एंटीबॉडी हमारी मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है। भविष्य में कोई यदि वो जीवाणु यदि हमारे शरीर में प्रवेश करे तो उसको वो क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। दोस्तों इसका हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है। दोस्तों गोबर गैस के अंदर पूछा हुआ सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है। दोस्तों जो हमारा गोबर गैस जो होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा होती है मीथेन की। किसकी मात्रा होती है दोस्तों, जो मीथेन जो होती है CH4, इसे गोबर गैस भी बोलते हैं दोस्तों मीथेन, और इसे दलदली गैस भी बोलते हैं, इसको मंड गैस भी बोलते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दुग्ध जीवाणु है। दोस्तों आपको पता है दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आता है। कौन सा काम आता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दोस्तों आंसर क्या रहेगा इसका, फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेतों हेतु सर्वोत्तम जैव उर्वरक कौन सा। दोस्तों आपको पूछा जो धान के जो खेत होते हैं उस धान के खेतों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। दोस्तों ध्यान रखना, धान के खेतों के लिए सबसे अच्छा जो हमारा उर्वरक होता है वो होता है दोस्तों एजोला। क्या होता है, एजोला। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुआ और माहेश्वरी के द्वारा परागकणों से पहले बीजाणुविद किसके द्वारा किसमें तैयार किया। दोस्तों ध्यान रखना, जो गुआ और महेश्वरी ने जो भ्रूणपोष धतूरे के भ्रूणपोष के द्वारा सहायता से बीजाणुविद तैयार किया था दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आएगा, धतूरा आएगा। क्या आएगा दोस्तों, धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है डीएनए को काटने के लिए, डीएनए को अलग करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, डीएनए के छोटे टुकड़े उनके आकार के अनुसार अलग करने के लिए। दोस्तों हम बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन होती है। इस मशीन के अंदर हम डीएनए खंडों को साइज के आधार पर पृथक करते हैं और दोस्तों जब पृथक्करण किया जाता है तो इसमें इथिडियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है जो डीएनए खंडों को क्या करता है, अभिरंजित करता है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो डीएनए ये डीएनए के जो खंड है वो कौन से प्रकाश में दिखाई देते हैं दोस्तों, ये पराबैंगनी प्रकाश में दिखाई देते हैं। अतः जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा हम डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं। दोस्तों पहला जो ऑप्शन दे रखा है, डीएनए को काटने के लिए जो 3 प्रकार की एंजाइम काम आती है, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज और रस्टिकेशन एंजाइम। डीएनए को अलग करने के लिए दोस्तों डीएनए की पहचान जो है उसकी हम किसके द्वारा करते हैं, जो साउथर्न ब्लोटिंग जो टेस्ट होता है उसके द्वारा करते हैं।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए दोस्तों हम किसी क्लोनिंग वाहक के साथ टारगेट डीएनए को जोड़ते हैं तो वो जो तकनीक है वो क्या कहलाती है, रिकॉम्बिनेंट कहलाती है। तो दोस्तों 89 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, हमारा फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हाँ मिन सैटेलाइट या VNTRS का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। VNT का पूरा नाम, VNTR का पूरा नाम होता है वेरिएबल नंबर टेंडम ऑफ रिपीटेड। दोस्तों ये VNTR का पता लगाना हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मशीन का क्या होता है, आधार। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मशीन है जिसकी खोज अल्फ्रेड जेफरी ने की थी दोस्तों, उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मुख्य आधार होता है वो VNTR का पता लगाना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरे गोल्डन चावल एक आनुवांशिक रूपांतरित फसल पादप है, इसमें निवेशित जीन किसके संश्लेषण में, किसके जैविक संश्लेषण के लिए है। दोस्तों आपको पता कोई भी एक सिंपल चावल का पौधा है, उस चावल के पौधे के अंदर जो है साइंटिस्टों ने बीटा कैरोटीनॉइड की जीन को निवेश करवाया। बीटा कैरोटीनॉइड, जब इस सिंपल चावल के पौधे में बीटा कैरोटीनॉइड की जीन को निवेश करवाया गया दोस्तों, तो इस चावल का नाम दिया गया गोल्डन राइस। क्या नाम दिया गया दोस्तों, गोल्डन राइस। यदि किसी व्यक्ति को गोल्डन राइस खाओगे तो इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों जिनके शरीर में विटामिन ए की मात्रा क्या हो, सबसे कम हो, उसको कौन सा चावल खाना चाहिए, गोल्डन राइस खानी चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर के उपचार हेतु उत्पादित दवा का नाम। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो कैंसर के उपचार में जो हमारी दवाइयां काम आती है वो आती है एजार्ड। कौन आती है, एजार्ड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक पौधे और जानवर, खरपतवार एवं वृक्ष, जैविक व अजैविक और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र, जो इकोसिस्टम है दोस्तों, इकोसिस्टम के दो फैक्टर होते हैं, एक तो होते हैं बायोटिक और होते हैं अबायोटिक, जिन्हें बोलते हैं जैविक, और एक होते हैं हमारे अजैविक घटक। एक तो दोस्तों जैविक घटक होते हैं, दूसरे जो होते हैं हमारे अजैविक घटक। कौन से होते हैं, अजैविक घटक। दोस्तों जैविक व अजैविक घटकों की हम बात करें, जैविक व अजैविक घटकों की हम बात करें दोस्तों, तो जैविक घटकों के अंदर एक तो आते हैं दोस्तों प्रोड्यूसर, जिन्हें बोलते हैं उत्पादक। मतलब प्रकृति के जो भी सजीव घटक है दोस्तों वो किसके अंदर आएंगे, जैविक घटकों के। एक तो दोस्तों प्रोड्यूसर जो उत्पादक होते हैं, दूसरे जो हमारे कंज्यूमर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं उपभोक्ता। तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और दोस्तों एक जो हमारा डीकंपोजर होता है जिन्हें बोलते हैं अपघटक। ये सारे जैविक घटक में आते हैं दोस्तों। अजैविक घटक पर्यावरण के वे घटक जो निर्जीव घटक है, जैसे ताप, टेम्परेचर, दाब, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और लाइट। ये जो सारे घटक है वो कौन से आते हैं दोस्तों, वो आते हैं अजैविक घटक। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक व अजैविक। तो दोस्तों आंसर क्या रहेगा इसका, थर्ड आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने प्रतिपादित किया दोस्तों। इस नियम का प्रतिपादन किया था लिंडमान ने। दोस्तों लिंडमान ने कहा था किसी भी जीव के पास 100% ऊर्जा है तो वो 90% ऊर्जा अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण करने में अपने पास रखता है या खर्च कर देता है, और 10% जो ऊर्जा होती है वो अगले पोषी स्तर को ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारा फोर्थ आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन से में जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाया गया। दोस्तों जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न जो घाट है, वहां पर जो हमारे दोस्तों जैव विविधता जो है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट बनाया गया था। दोस्तों इसका आंसर क्या है, फोर्थ आंसर है। अगला, अच्छी ओजोन पाई जाती है। दोस्तों आपको पूछा हुआ सबसे अच्छी जो ओजोन है वो कहां बनती है। दोस्तों ध्यान रखना, समताप मंडल के अंदर सबसे अच्छी ओजोन बनती है और सौर मंडल में सबसे खराब ओजोन बनती है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परतों में O3 किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारी द्विआण्विक ऑक्सीजन है, जो द्विअणुक ऑक्सीजन है वो आणविक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, पराबैंगनी किरणें, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट में की उपस्थिति में अभिक्रिया करके दोस्तों O3 मतलब ओजोन गैस का निर्माण होता है। दोस्तों O3 के अंदर कौन सी किरणें काम आती है, यूवी विकिरणें काम आती है। कौन सी आती है दोस्तों, यूवी। तो आंसर क्या रहेगा इसका, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रित हो सकता है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम बोलते हैं वैश्विक तापन, दोस्तों पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है वो कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें कुछ गैसें जैसे CO2 है, CH4 है,
N2O है, CFC है, जलवाष्प, ये सारी गैसें मिलकर पृथ्वी से टकराकर वापस जाने वाली पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके पृथ्वी को दे देती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में दोस्तों वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और दोस्तों इसका नियंत्रण हम कैसे करते हैं? वनों की कटाई क्या हो, बहुत ही कम हो या अधिक वन लगाकर, और कम से कम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके हम ग्लोबल वार्मिंग पर क्या ला सकते हैं दोस्तों? नियंत्रण ला सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दोस्तों वनोन्मूलन घटाकर, एकदम सही बात है, वन का उन्मूलन घटाओ, या तो वन लगाओ या वन काटो मत दोस्तों। दूसरा जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करके, दोस्तों जीवाश्म उपयोग का ईंधन का उपयोग कम करके भी हम ग्लोबल वार्मिंग पर क्या ला सकते हैं? नियंत्रण ला सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला जो आंसर होगा वो राइट हो गया। बाकी ऑप्शन भी दोस्तों हम चेक कर लेते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वनीकरण या वन क्षेत्र घटाकर, दोस्तों यदि वन को ही घटा दोगे तो ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण होने का सवाल ही नहीं है। वनोन्मूलन अधिक करके, दोस्तों वनोन्मूलन अधिक से मानव समष्टि की वृद्धि को कम कर सके। दोस्तों वनोन्मूलन तो अधिक नहीं करना है दोस्तों, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। चौथा है वनोन्मूलन अधिक करने से ऊर्जा उपयोग की क्षमता घटाकर, नहीं दोस्तों वनोन्मूलन तो करना ही नहीं है दोस्तों। ये चार जो नीचे वाले सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है वो सारे सारे क्या है दोस्तों? गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार जो आंसर हुआ हमारा क्या हुआ? फर्स्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्र खुलने की आधारभूत इकाई। दोस्तों जो रंध्र खुलता है, रंध्र कैसे खुलता है दोस्तों? जब रंध्र खुलता है तो रंध्र जो होते हैं वो दिन के समय खुलते हैं। दिन के समय दोस्तों जो हमारी द्वार कोशिकाएं होती हैं, उन द्वार कोशिकाओं के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो पेप जो होता है, पाइरुवेट इनॉल फॉस्फेट बोलते हैं, पेप और CO2 में टूटता है दोस्तों। जो हमारा पेप होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में टूटता है, और ये ऑक्जेलो एसिडिक किस में टूटता है दोस्तों? मैलिक अम्ल में। और मैलिक अम्ल जो होता है दोस्तों मैलेट और H+ आयन में टूटता है। ये H+ आयन द्वार कोशिका से बाहर प्रवेश करता है और अंदर पोटेशियम आयन क्या करता है? प्रवेश करता है। ये पोटेशियम आयन दोस्तों हमारा जो मैलेट आयन है उससे अभिक्रिया करके पोटेशियम मैलेट का क्या करते हैं? संकुल का निर्माण करते हैं। और ये पोटेशियम मैलेट संकुल बनने से दोस्तों जो हमारी द्वार कोशिकाएं होती है, उन द्वार कोशिकाओं में परासरण दाब और स्फीति दाब में दोस्तों क्या हो जाती है? वृद्धि, जिसके कारण दोस्तों अंत्यपरासरण की क्रिया होती है और उस समय द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में आ जाए दोस्तों? स्फीत अवस्था में, और रंध्र दोस्तों क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? अंतःपरासरण के कारण जो होता है वो रंध्र खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत्र में विलाय का कार्य भोजन का अवशोषण, भोजन की अवशोषण सतह को बढ़ाना, आंतरिक गतियों का नियंत्रण और भोजन की गति में रुकावट लाना। दोस्तों जो हमारी छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत के अंदर विलाई और माइक्रो विलाई पाई जाती है दोस्तों। ये विलाई और माइक्रो विलाई जो होती है वो वहां के क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, जिससे अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे आसानी से क्या हो? पाचन की प्रक्रिया संपन्न हो। दोस्तों आंत्र में जो विलाय का जो काम होता है भोजन की अवशोषण सतह को बढ़ाना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ? सेकेंड हुआ। दोस्तों आज जो हमने लैब असिस्टेंट का मॉडल पेपर 14 सॉल्व किया दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.